दोस्तों, जब कोई अपराधी कानून का उल्लंघन करता है तो वकील मामला अदालत में ले जाते हैं और जज के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद सुनवाई होती है और जज सबूतों और गवाहों के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसमें एक महिला जज की हत्या उनके ही घर में बेरहमी से की गई। जानिए कैसे और किसने ऐसा किया। वीडियो देखने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस घटना पर नजर डालते हैं। 2016 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के सर्किट हाउस कॉलोनी में एक जज रहती थीं, जिनका नाम प्रतिभा गौतम था। वह कुछ ही महीने पहले यहां आई थीं। उनकी शादी मनु अभिषेक राजन से हुई थी, जो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकील थे। प्रतिभा गौतम कानपुर देहात में सिविल जज थीं, जबकि उनके पति दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे। 9 अक्टूबर 2016 की सुबह अभिषेक अपनी पत्नी से मिलने के लिए कानपुर सर्किट हाउस कॉलोनी के सरकारी आवास पर पहुंचे। अभिषेक अपनी कार से दिल्ली से कानपुर आए थे। यह यात्रा उन्होंने 8 अक्टूबर की रात शुरू की थी और 9 अक्टूबर की सुबह अभिषेक कानपुर पहुंचते हैं। लेकिन उन्होंने रास्ते में सोचा कि अपनी पत्नी प्रतिभा को कॉल करके सूचित कर दें कि वे आ रहे हैं। अभिषेक ने कई बार फोन किया, लेकिन प्रतिभा ने कॉल नहीं उठाया। जब वह सर्किट हाउस कॉलोनी में पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कई बार बेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। परेशान होकर अभिषेक ने दरवाजे को जोर से पीटना शुरू किया, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। घबराहट में उन्होंने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और कुछ प्रहारों के बाद दरवाजे की कुंडी टूट गई। जैसे ही अभिषेक ने अंदर कदम रखा, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी प्रतिभा पंखे से लटकी हुई थी और उसके दोनों हाथों की नसें भी कटी हुई थीं। यह देखकर अभिषेक घबरा गया और उसने जैसे ही प्रतिभा के शव को छुआ, शव नीचे गिर गया। इसका मतलब था कि प्रतिभा का शव रस्सी के सहारे खड़ा किया गया था। अभिषेक ने सुबह करीब 9 बजे कानपुर कैंट पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सूचित किया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। जब पुलिस को पता चला कि यह मामला एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है, तो उन्होंने तुरंत टीम को घटनास्थल पर भेजा। पुलिस पहुंची तो पाया कि शव जमीन पर पड़ा हुआ था, जबकि अभिषेक ने बताया था कि शव पंखे से लटका हुआ था और उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है। पुलिस के पूछने पर अभिषेक ने बताया कि जब उसने अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखा था तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। इसलिए घबराहट में उसने शव को नीचे उतार दिया। धीरे धीरे यहां पर एसएसपी और डीआईजी जैसे पुलिस ऑफिसर भी आने लगते हैं। अभी 8 या 9 महीने पहले ही मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम की शादी हुई थी और यह लव मैरिज थी। अगर समय में थोड़ा पीछे जाएं और इन दोनों के बैकग्राउंड को देखा जाए तो प्रतिभा गौतम उत्तर प्रदेश के उरई नामक इलाके की रहने वाली थी। बचपन से यह काफी होनहार और होशियार लड़की थी। इनके पिता एक बैंक में जॉब करते थे और यह एक मिडिल क्लास फैमिली थी। प्रतिभा को पढ़ाई का बहुत शौक था। प्रतिभा अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसे एक वकील बनना था। इसीलिए अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वह लखनऊ चली गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी से उसने एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट की और लॉ की डिग्री हासिल की। इसी पढ़ाई के दौरान प्रतिभा का ध्यान वकालत से हटकर जज बनने की ओर आकर्षित हो गया और अब प्रतिभा का सपना जज बनने का था। लखनऊ से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद प्रतिभा दिल्ली आती है। यहां पर उसने एलएलएम की पढ़ाई की। दरअसल यह एलएलबी से एडवांस कोर्स होता है। एलएलएम का कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्रतिभा जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देती है। इन्हीं दिनों एक लड़का भी इसी तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर आया। इसका नाम था मनु अभिषेक राजन। यह एक बड़े घराने से बिलोंग करता था। उसके पिता सुरेश चंद्र राजन एक जज थे जो रिटायर हो चुके थे। ये सीबीआई और एनजीटी समेत कई जगहों पर जज रह चुके थे। पिता के जज होने के अलावा मनु अभिषेक की बहन भी दिल्ली के 3000 कोर्ट में एक वकील थी और उसके बहनोई भी इसी कोर्ट में एक जज थे। ऐसे ही अभिषेक के करीब 7 रिश्तेदार जुडिशियल सर्विसेज में थे। कोई वकील था तो कोई जज था और अभिषेक खुद भी जज बनने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम एक दूसरे से मिलते हैं। कोचिंग में आने जाने के दौरान इन दोनों की छोटी छोटी मुलाकातें होनी शुरू हो गईं।
इनमें दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। समय के साथ प्यार इतना बड़ा कि बात शादी तक आ गई। वैसे दोनों के घर वालों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि इनके बच्चे पढ़ाई के अलावा और क्या कुछ कर रहे हैं। अभिषेक के घर वाले दिल्ली के करोल बाग में रहते थे और प्रतिभा के उत्तर प्रदेश के उरई में रहते थे। और जब साल 2013 में PCSJ का एग्जाम होता है, अभिषेक और प्रतिभा दोनों ही एग्जाम देते हैं। इस एग्जाम को पास करने के बाद इन दोनों के लिए अपने सपने पूरे करने का दरवाजा खुल सकता था और यह जज बन जाते प्रतिभा इस एग्जाम को क्लियर कर लेती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अभिषेक इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता है। इसके बाद प्रतिभा को जज की ट्रेनिंग करनी थी, तो वह अपनी ट्रेनिंग में लग जाती है और इधर अभिषेक का सपना अधूरा रह गया। वह जज नहीं बन पाया, तो अब वह केवल वकालत ही कर सकता था। लेकिन अभी भी यह दोनों एक एक दूसरे से प्यार करते थे, साथ रहने की कस्में खाते थे। एक दिन प्रतिभा अपने घर वालों को बताती है कि वह एक लड़के से प्यार करती है और आगे चलकर शादी भी इसी लड़के से ही करेगी। उधर अभिषेक के परिजनों को भी जब यह बात पता चली, तो दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। प्रतिभा के घर वालों का यह कहना था कि उनकी बेटी किसी बड़े अफसर से शादी करे, किसी IPS से करे, ना कि किसी छोटे मोटे वकील से, और फिर कास्ट को लेकर भी प्रॉब्लम थी। और प्रतिभा के घर वाले इस शादी से साफ मना कर देते हैं। लेकिन प्रतिभा के दिलो दिमाग में तो बस अभिषेक ही छाया हुआ था। वो इसी लड़के से शादी करना चाहती थी। अभिषेक भी प्रतिभा से ही शादी करना चाहता था, पर अभिषेक के घर वाले भी राजी नहीं थे। दोनों परिवारों की नाराजगी के बावजूद भी इन दोनों का प्यार बरकरार रहता है और प्रतिभा की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। फिर 2015 में प्रतिभा की पोस्टिंग कानपुर देहात में एडिशनल सिविल जज के तौर पर हो जाती है। प्रतिभा अपनी जज की सर्विस शुरू कर देती है। जज के तौर पर केसेस को देखने लगी, फैसला सुनाने लगी। और अभिषेक भी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने लगा। दोनों में दूरी भले ही हो गई थी, लेकिन यह दोनों फिर भी एक दूसरे के करीब थे। कभी प्रतिभा अभिषेक से मिलने के लिए दिल्ली जाती, तो कभी अभिषेक दिल्ली से कानपुर आ जाता था। और फिर 29 जनवरी 2016 में मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम बिना ने घर वालों को बताए दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में चोरी छिपे शादी कर लेते हैं। लीगली भी इन्होंने शादी कर ली, क्योंकि दोनों के घर वाले इस शादी से इनकार कर रहे थे। इसलिए इनके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। शादी के बाद भी ये दोनों अपने अपने घर वालों को मनाते रहते हैं। अभिषेक के घर वाले तो इस शादी को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन प्रतिभा के घर वाले बिल्कुल भी नहीं मानते। फिर 2 महीनों के बाद 23 अप्रैल को इन्होंने दिल्ली में सबको पार्टी देकर अनाउंस किया कि इनकी की शादी हो चुकी है और यह एक बंधन में बंध चुके हैं। इस पार्टी में प्रतिभा के घर वाले नहीं आए थे क्योंकि वह नाराज थे, बल्कि उन्हें 2 महीनों के बाद पता चला था कि उनकी बेटी ने शादी कर ली है। लेकिन यह लोग फिर भी अभिषेक को अपना दामाद मानने को तैयार नहीं थे। अभिषेक के घर वाले तो प्रतिभा को बहू के तौर पर अपना लेते हैं, लेकिन प्रतिभा के घर वाले अभिषेक को दामाद के तौर पर नहीं अपनाते हैं। इन सब प्रॉब्लम के चलते ही शादी करके अभिषेक और प्रतिभा कानपुर के सर्किट हाउस कॉलोनी में आ गए, क्योंकि यहीं पर प्रतिभा को सरकारी आवास मिला हुआ था। इसी कॉलोनी में IPS IFS जैसे बड़े ऑफिसर्स भी रहते थे। जिले में जितने भी सरकारी लोग थे, ज्यादातर यही इसी कॉलोनी में रहते थे। कुछ दिन यहां रहने के बाद अभिषेक वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए वापस दिल्ली चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर आते जाते रहते थे। धीरे धीरे शादी को 8 महीने बीत गए। 9 अक्टूबर की सुबह अभिषेक प्रतिभा से मिलने के लिए सरकारी आवास पर आया। अभिषेक दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और प्रतिभा को पंखे से लटके हुए देखता है। उसने शव को नीचे उतारा और पुलिस के पास गया। पुलिस मौका ए वारदात पर पहुंचती है, क्योंकि यह मामला एक महिला जज का था और हाई प्रोफाइल था। वकील अभिषेक यहीं पर दुखी हालत में खड़े थे। जज प्रतिभा जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके गले में दुपट्टे का फंदा लिपटा हुआ था। दोनों हाथों की नसें कटी हुई थीं। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया था और अब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। घटना स्थल पर मौजूद हर एक चीज को ध्यान से देखा जाता है
और समझ जाता है, जैसा कि अभिषेक ने एसएसपी को बताया, कि जब वह यहां पर आया था तो प्रतिभा की बॉडी पंखे से लटकी हुई थी। जैसे ही उसने उसे टच किया तो बॉडी नीचे गिर गई। ये सब देखकर पुलिस ने सोचा कि आखिर कोई दो तरह से खुद की जान क्यों लेगा, या तो वह नस काटेगा या फिर पंखे से फांसी ही लगाएगा, क्योंकि जब कोई नस काटता है तो रक्त का बहाव इतनी तेजी से होता है कि इंसान बेहोश होने लगता है। इस हालत में वह फांसी कैसे लगा सकता है? इसके बाद फॉरेंसिक टीम गले से दुपट्टा हटाती है तो गले पर 3 बार किसी धारदार चीज से वार किए गए थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि यह रेजर ब्लेड से किया गया है और फंदे से भी गले पर औ का शेप बना हुआ था। लेकिन आमतौर पर जब कोई व्यक्ति खुद फंदे पर लटकता है या किसी क्रिमिनल को फांसी दी जाती है तो उसके गले पर यू शेप का मार्ग बनता है, क्योंकि शरीर का पूरा भार गले के आगे वाली साइड पर आ जाता है, जहां पर फंदे का पूरी तरह से खिंचाव होता है। निशान गले की पिछले साइड पर भी आता है, लेकिन ज्यादा नहीं आता है। लेकिन अगर किसी का जमीन पर ही फंदे से गला कटता है तो ओ शेप का मार्ग बनेगा। हां, कुछ शातिर क्रिमिनल जमीन पर भी ऐसे कत्ल कर सकते हैं जैसे कि वह फांसी ही लगे, लेकिन प्रतिभा के दोनों हाथों की नसें रेजर ब्लेड से कटी हुई थी। इसके अलावा भी कई कट के निशान थे। एक हाथ पर 6 निशान थे और दूसरे पर 8 निशान थे, यानी टोटल 14 कट्स थे। वारदात की खबर फैलने लगती है, मीडिया के लोग भी आने लगते हैं। पुलिस प्रतिभा के मायके में भी कॉल करती है। प्रतिभा के पिता ने फोन उठाया। पुलिस ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। यह लोग भी बदहवास कानपुर देहात आते हैं। प्रतिभा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और कुछ लोगों ने पुलिस को क्रिटिसाइज करते हुए यह भी बोला था कि इन लोगों ने एक जज के मृत शरीर को टेम्पो में हॉस्पिटल भेज दिया। तरीका यह था कि एक एम्बुलेंस बुलाना चाहिए था। हॉस्पिटल में भी महिला जज का शव ऐसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था। इस सब के चलते रात में बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। खैर, यहां घटनास्थल की बात करें तो फॉरेंसिक टीम उस पंखे को देखती है जिसके बारे में अभिषेक ने बताया था कि प्रतिभा यहीं पर लटकी हुई थी और पंखे पर भी रक्त के निशान पाए गए। ऐसा लगा कि नस काटने की वजह से रक्त यहां पर आया होगा, पर यह निशान छींट की तरह नहीं थे। पुलिस को लगा कि हो सकता है रक्त में भीगे हुए हाथों से पंखे को छुआ गया होगा, लेकिन जिस रोड से पंखा लटका हुआ था वह इतना मजबूत भी नहीं था कि प्रतिभा का वजन संभाल सके। अगर कोई पंखे से लटकने की कोशिश करता है तो रोड पर निशान जरूर पड़ता है और यह टेढ़ा भी हो सकता है। यहां घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जरूर प्रतिभा को मारकर उसके शव को इस पंखे पर लटकाने की कोशिश की गई होगी, ना कि प्रतिभा अपनी मर्जी से लटकी है। घर में अंदर जाने का भी एक ही रास्ता था, जहां से मनु अभिषेक दरवाजा तोड़कर घर में आया था। पुलिस ने जब दरवाजे पर गौर किया तो उसकी कुंडी थोड़ी ढीली थी, लेकिन टूटी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में अगर दरवाजा बंद करें तो यह मजबूती से बंद हो जाएगा। दरवाजा अगर टूटा हुआ होता तो दोबारा इसे बंद नहीं किया जा सकता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। दरवाजा बिल्कुल सही था। इस वजह से पुलिस की नजर अब अभिषेक पर ही थी, क्योंकि अभिषेक ने बताया था कि वह दरवाजा तोड़कर अंदर आया था। अब पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ करना शुरू की। एसएसपी उससे कुछ सवाल करते हैं। पहले पूछा गया कि आप जब यहां पर आए तो आपने क्या देखा? अभिषेक ने बताया कि मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आया था और प्रतिभा पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस इससे आगे कुछ पूछती, ये कुछ पूछने से पहले ही शुरू हो गया कि मैं दिल्ली से यहां पर आया था और बाय रोड आया था। आप टोल प्लाजा की स्लिप देख सकते हैं, सीसीटीवी भी देख सकते हैं, कॉल डिटेल्स भी देखिए। मैंने यहां आने से पहले प्रतिभा को कई बार कॉल भी किया था। आप लोकेशन भी देख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यह खुद ही अपने बारे में इतनी डिटेल्स दे रहा था, जबकि पुलिस उससे कुछ पूछ ही नहीं रही थी। इससे पुलिस का शक अभिषेक को लेकर और ज्यादा बढ़ गया। अभिषेक बार बार कहीं जाने के लिए भी बोलता है, लेकिन पुलिस ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। अभिषेक ने खुद शव की पंखे से उतारा था, लेकिन यह तो खुद एक वकील था, जानता था कि क्राइम सीन में क्या क्या चेक करते हैं, कैसे छोटी छोटी चीजें किसको बदल सकती हैं। सवाल तो यह भी था कि अभिषेक पुलिस को फोन कर सकता था,
लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों यह खुद 2-3 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन गया? अभिषेक ने बताया कि यह बहुत घबरा गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 2 बार इसने पुलिस के पास जाकर मदद भी मांगी थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। पर वहां पुलिस वालों ने बताया कि यह एक ही बार यहां पर आया था। वैसे इसी कॉलोनी में बड़े बड़े ऑफिसर के भी घर थे और नीचे सिक्योरिटी गार्ड भी थे। जब अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा था तो अभिषेक ने इन लोगों से क्यों नहीं कुछ बताया? शव देखने के बाद जब अभिषेक पुलिस को बुलाने के लिए घर से बाहर निकला था, तब भी उसने बाहर किसी गार्ड को नहीं बताया। इसलिए यह भी शक पैदा करने वाली बात थी। प्रतिभा के माता पिता भी मौके पर आते हैं। उन्होंने अभिषेक और उसके परिवार पर प्रतिभा की मृत्यु का इल्जाम लगाया। अभिषेक प्रतिभा को उसके माता पिता से बात नहीं करने देता था। वह बहुत दुखी रहती थी और यह लोग उसे पूरी तरह से कंट्रोल करते थे। इसलिए प्रतिभा के पिता ने अभिषेक और उसके माता पिता के खिलाफ कत्ल केस दर्ज कराया था। धारा 302 यानी कत्ल और धारा 304 बी यानी दहेज की वजह से हुई मृत्यु के तहत केस दर्ज कराया गया। प्रतिभा के पिता का कहना था, या तो अभिषेक ने कत्ल किया है या उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया है। प्रतिभा की लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। वह 6 साल से बाहर ही रह रही थी, सब कुछ अकेले ही मैनेज किया करती थी, खुद से कमा रही थी, मेंटली भी स्ट्रांग थी। आखिर वह खुद ही अपनी जिंदगी को क्यों समाप्त करेगी? 1 अक्टूबर की रात को प्रतिभा का पोस्टमार्टम किया गया। 4 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत सी चीजें सामने आती हैं। मृत्यु का कारण दम घुटना यानी सांस लेने में दिक्कत होना, लेकिन इससे पहले प्रतिभा के साथ मारपीट भी की गई थी। किसी रॉड या डंडे से उसके शरीर पर वार किए गए थे। हाथों और कलाई पर रेजर के 14 निशान, गले पर 3 निशान। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों पर इंडों के भी छोटे बड़े निशान पाए गए। साथ में स्ट्रगल यानी हाथापाई के भी निशान मिले थे, जैसे मारपीट के दौरान विरोध करते समय होता है। इसके अलावा एक और बात सामने आई। प्रतिभा गौतम 3.5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। आखिर कोई शादीशुदा औरत जो काम करती है, मां बनने वाली है, वह खुद की जान क्यों लेगी? अगर मान भी लिया जाए कि उसने ऐसा किया है, लेकिन उसके शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए थे? हाथों पर ब्लेड से कट कैसे लगे? मनु अभिषेक बार बार अपने बयान को बदल रहा था और पुराने बयान को दोबारा बोलने से भी झिझक रहा था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस का शक अभिषेक पर और भी बढ़ गया, तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब पुलिस को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि मनु अभिषेक एक वकील था और उसके पिता एक रिटायर्ड जज थे। बहनोई भी जज थे, इसलिए पुलिस को सब कुछ देखते हुए जांच करनी थी। अभिषेक को जुडिशियस कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया गया। वैसे तो आमतौर पर 7 से 14 दिनों की कस्टडी मिलती है, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था, केवल 7 घंटे की कस्टडी दी जाती है। उधर पोस्टमार्टम करने के बाद प्रतिभा का शव उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। प्रतिभा के माता पिता, भाई बहन सब लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। इन्होंने पहले ही प्रतिभा को शादी से मना किया था। प्रतिभा के परिवार वालों ने बताया कि कभी कभार जब भी उसका फोन आता था तो वह बहुत दुखी लगती थी। प्रतिभा की बहन जब भी उससे कुछ पूछती थी तो वह बताती नहीं थी। इस हद तक वह प्रतिभा को कंट्रोल कर रहे थे। इधर पुलिस अभिषेक से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर देती है। प्रतिभा के फोन की जांच की जाती है और अभिषेक का फोन भी ले लिया जाता है। अभिषेक के फोन से प्रतिभा और उसकी व्हाट्सएप चैट्स सामने आती है, जिसमें बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। व्हाट्सएप से ऐसा लगा रहा था कि प्रतिभा और अभिषेक का झगड़ा चल रहा था और अभिषेक ने व्हाट्सएप चैट में मैं तुझे देख लूंगा और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ऐसी धमकी भी दी थी। अभी तक जो भी सबूत सामने आते थे, चाहे वो सरकमसेंटस एविडेंस हो या टेक्निकल एविडेंस हो, सब कुछ अभिषेक के खिलाफ था। अब पुलिस ने अपने तरीके से अभिषेक से पूछताछ शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में अभिषेक यह स्वीकार कर लेता है कि प्रतिभा का कत्ल इसी ने किया है। अब सवाल यह है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अपनी प्रेग्नेंट पत्नी का खून क्यों किया? कत्ल का कारण किया था। अभिषेक पुलिस को सब कुछ बताता है। दरअसल बात तब से शुरू होती है जब प्रतिभा से
इसने शादी की थी और उसी समय इन दोनों ने एग्जाम दिया था। तो उस एग्जाम में प्रतिभा का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अभिषेक का सिलेक्शन नहीं हुआ और अभिषेक ने मान लिया कि उसकी किस्मत में वकील बनना ही लिखा हुआ है। पर उसकी पत्नी एक जज बन चुकी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद अभिषेक के दिमाग में यह बात घूमने लगी कि उसकी पत्नी इससे बड़े पद पर है, उसका रुतबा भी इससे बड़ा है और प्रतिभा के घर वाले भी उसको अपना दामाद नहीं मान रहे हैं। इन सब बातों के अलावा एक सबसे बड़ी बात यह थी, दरअसल शादी के 3 महीने बाद प्रतिभा ने अभिषेक को खुशखबरी दी कि तुम पिता बनने वाले हो और मैं मां बनने वाली हूं। प्रतिभा अक्टूबर में 3 से 3.5 महीने की गर्भवती थी। इस खुशखबरी से अभिषेक को ज्यादा खुशी नहीं हुई थी, लेकिन प्रतिभा बहुत खुश थी। प्रतिभा ने अपनी मां को भी बताया। उसे लगा कि अब शायद उसके घर वाले अभिषेक को अपना दामाद मान लेंगे। प्रतिभा की मां अपनी बेटी की खबर सुनकर बहुत खुश होती है। वह प्रतिभा से मिलना चाहती थी। इधर अभिषेक यह सोच रहा था कि एक तो उसकी पत्नी इससे बड़े पद पर है, उसका रुतबा भी इससे बड़ा है, ऊपर से एक बच्चा भी आने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक थोड़ा रंगीन मिजाज का था, दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, अय्याशी करता था। वह सोचता था अगर बच्चा होगा तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, नई जिम्मेदारी सर पर आ जाएगी और फिर यह आजादी से मौज मस्ती नहीं कर पाएगा। तो इस कारण अभिषेक बच्चा नहीं चाहता था। उसने प्रतिभा से बोला कि बच्चा को गिरा दो। अभिषेक पहले से ही पत्नी को उसके माता पिता से बात करने से रोकता था, अब तो और भी ज्यादा रोकने टोकने लगा था। भले ही प्रतिभा बाहर एक जज थी, लेकिन घर के अंदर वह एक पत्नी थी। 7 अक्टूबर को प्रतिभा की मां ने बेटी से कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। जब यह बात अभिषेक को पता चली तो वह अपनी पत्नी को बहुत डांटता है कि तुम मां से क्यों बात करती हो, तुम्हें बात करने से पहले मुझसे परमिशन लेना चाहिए। आखिर कितने दिन तक प्रतिभा अपने पति का यह जुल्म सहन करती। और फिर एक दिन उसने बोल ही दिया कि ना तो मैं अपने बच्चे को गिराऊंगी और ना ही अपने परिवार वालों से बात करना बंद करूंगी। और अभिषेक जब घर से बाहर होता था, यानी दिल्ली में होता था, तो ये दोनों व्हाट्सएप चैट पर भी लड़ते थे। बच्चा गिराने की भी बात होती थी, व्हाट्सएप हो या फोन कॉल, लेकिन बच्चे को लेकर इनमें अक्सर लड़ाई होती रहती थी। 7 अक्टूबर को इनकी लड़ाई हुई तो प्रतिभा ने कहा कि मैं दिल्ली आ रही हूं। अभिषेक ने बोला यहां मत आओ। 8 अक्टूबर को अभिषेक ही स्टेशन से दिल्ली आने वाला था। अभिषेक पत्नी को तकलीफ देकर खुद हिल स्टेशन घूम रहा था। 8 अक्टूबर की शाम को प्रतिभा ट्रेन से दिल्ली पहुंची है और अभिषेक उसे लेने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आया। उसने अपनी कार से प्रतिभा को पिक किया था। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे से नाराज थे। गाड़ी में दोनों की फिर से लड़ाई हुई और प्रतिभा रास्ते में ही कार से उतरकर वापस कानपुर चली जाती है। अब अभिषेक ने भी प्रतिभा को जाने दिया, हालांकि वह प्रेग्नेंट भी थी। उसने कहा तुम्हें जहां जाना है चली जाओ। लेकिन फिर अभिषेक के दिमाग में पता नहीं क्या आया और वह भी कानपुर के लिए निकल गया अपनी कार से। बाएं रोड 8 से 9 घंटों तक ड्राइव करने के बाद अभिषेक कानपुर आया 5 से 5:30 के बीच में। वह सर्किट हाउस कॉलोनी में अपनी पत्नी की आवाज पर पहुंचा। इस कॉलोनी में पड़ोस में क्या हो रहा है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। कोई शोर शराबा भी यहां नहीं सुनाई देता। खैर, अभिषेक जैसे ही प्रतिभा के फ्लैट में पहुंचा तो अभिषेक ने डंडे से प्रतिभा की पिटाई शुरू कर दी। फिर एक रेजर ब्लेड से प्रतिभा के शरीर पर वार किया, गले पर भी वार किया। प्रतिभा खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर जमीन पर गिर जाती है। अभिषेक को लगा कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। फिर अभिषेक ने प्रतिभा के पहने हुए दुपट्टे से उसका गला दबाया। थोड़ी ही देर में प्रतिभा ने दम तोड़ दिया। फिर इस घटना को खुदकुशी का रूप देने के लिए अभिषेक ने दुपट्टे से फंदा बनाकर प्रतिभा को पंखे से लटकाने की कोशिश करता है, पर यह असफल रहता है। फिर उसने प्रतिभा के शव को नीचे ही लिटा दिया। इसके बाद उसने प्रतिभा के फोन को उठाया, व्हाट्सएप की सारी चैट को डिलीट कर दिया, यानी फोन में मौजूद सारे सबूत मिटा दिए। लेकिन कातिल हमेशा कोई ना कोई गलती जरूर करता है। वो अपने फोन की व्हाट्सएप चैट को भूल गया और कत्ल करने के 3 घंटे बाद अभिषेक 9 बजे कानपुर कैंट पुलिस स्टेशन जाता है।
और पुलिस ने वहीं पर पूछताछ करने के बाद अभिषेक को अरेस्ट कर लिया था। जिस लड़की ने उसके लिए अपने परिवार से बगावत की, जो मां बनने वाली थी, 3 महीने की गर्भवती थी, उस हैवान ने उसका ही कत्ल कर दिया। घटनास्थल से पुलिस ने दुपट्टा तो बरामद कर लिया था, लेकिन जिस ब्लेड से प्रतिभा के शरीर पर कट्स लगाए गए थे वह नहीं मिल सका। वैसे इस घटना को अंजाम देने से पहले ही अभिषेक ने काम करने वाली मेड और प्रतिभा के ड्राइवर को छुट्टी पर भेज रखा था। इसका मतलब अभिषेक कई दिनों से इस कत्ल की प्लानिंग कर रहा होगा। प्रतिभा के पिता द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक को मैन एक्यूज और उसके माता पिता को अक्यू बनाया गया। अभिषेक के व्हाट्सएप चैट से कत्ल का यह कारण पता चलता है कि यह बच्चा नहीं चाहता था और इसी बात पर यह झगड़ा करता था। मनु अभिषेक तो पुलिस की गिरफ्त में ही था, लेकिन उसके माता पिता फरार हो गए थे। इनके खिलाफ कोर्ट ने अनबेबल वारंट जारी करने और कुर्की करने के आदेश दिए थे। फिर अभिषेक के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट इन्हें कानपुर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश देता है और 18 अक्टूबर को यह दोनों भागे हुए आरोपी सीएमएम कोर्ट में पेश होते हैं। इसके बाद अभिषेक सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बेल की अर्जी लगाता है, लेकिन सभी ने इसे खारिज कर दिया और 2022 में अभिषेक को जेल में करीब 5 साल हो गए थे। फिर अप्रैल 2022 में हाई कोर्ट से अभिषेक को जमानत मिल गई और अभिषेक जेल से बाहर आ गया। हालांकि यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और फैसला आना बाकी है। हमारा उद्देश्य इस मामले को पेश करके किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद आपको जागरूक और सचेत करना है। इस पूरी घटना पर आपकी राय क्या है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।